गुड आफ्टरनून। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लासों में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, व्यावसायिक दृष्टिकोण, अर्थात हम लोग जो है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 क्लासों में हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या होता है, फिशर ने जो समीकरण दिया जिसको विनिमय समीकरण कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। संशोधित समीकरण उनका क्या था उसके बारे में अध्ययन किया और इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा इसको हमने एक्सप्लेन किया। आज के क्लास में हम लोग जो है इनके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिस पर यह सिद्धांत जो है आधारित है उस पर चर्चा करेंगे और इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांत की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। तो फिशर की जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है या व्यावसायिक दृष्टिकोण है या लेन देन का जो दृष्टिकोण है, नकद लेन देन का जो दृष्टिकोण है, यह जो है कुछ मान्यताओं पर, कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित है जिसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। जिसे पहली मान्यता है, फर्स्ट हम बात करें। अच्छा, इनकी मान्यताएं जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो चूंकि हम लोग सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लिया है तो यहाँ पर इसको और अच्छे समझने के लिए इनके समीकरण को भी हम लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें, आप समझ सकें उसको। देखिए इनका जो संशोधित समीकरण हम लिख लेते हैं तो क्या था, पी टी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश या पी बराबर एम वी प्लस एम डैश वी डैश बटे टी या 1/p इक्वल टू टी अपान एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ठीक है। तो इनकी जो पहली मान्यता है इस पर हम बात करें तो विनिमय के समीकरण में P एक निष्क्रिय साधन है। विनिमय के समीकरण में, विनिमय के समीकरण में P एक निष्क्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन है मतलब ये पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो P है यह स्वतः किसी अन्य जो है फैक्टर पर, अन्य साधनों पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि दूसरे साधनों से, दूसरे फैक्टर से ये क्या होता है, प्रभावित होता है ना। इसीलिए विनिमय के समीकरण में जो P है क्या है, एक निष्क्रिय साधन है जो आप कह लीजिए अन्य साधनों से प्रभावित होता है, जो अन्य साधनों से प्रभावित होता है। ये अन्य साधनों से प्रभावित होता है ना। जैसे कोई आपको पीट रहा हो और आप चुपचाप ऐसे खड़े हो, है ना, कुछ मैं कर रहा हूं ना कुछ बोल रहा हूं, है ना। पीटने के बाद जो है आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन आप जो है हाथ में चला रहे हो, यानी आप किसी दूसरे पे इफेक्ट ना डाल रहे हो, केवल आप पीट रहे हैं, पीटने के कारण जो है आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना, भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वतः जो है आप हाथ नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उनसे जो है प्रभावित, आपसे वो प्रभावित नहीं, आप उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप उनको नहीं मार रहे हैं, है ना। वही चीज यहां पर है कि P क्या है, P एक निष्क्रिय साधन है, अर्थात ये किसी अन्य साधन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये अन्य साधनों से प्रभावित होता है। ये क्या होता है? अन्य साधनों से प्रभावित होता है। पूरे समीकरण में आप देखिए P क्या है, ये P है, ये P। अब ये P जो है ये अन्य साधनों से प्रभावित होता है। अन्य साधन कौन है? अन्य साधन आपका देखिए यम है, V है, V डैश है,
यम डैश है, टी है, ये यम वी डैश एम डैश वी डैश टी, ये अन्य साधन है। इनसे क्या हो रहा है? पी प्रभावित हो रहा है, यानी इनमें परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी ये इनको प्रभावित कर रहे हैं, यानी अन्य साधन इनको प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि पी का जो है इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कहा गया इसमें मान्यता में, फीसर के मान्यता में, कि पी क्या है? एक निष्क्रिय साधन है जो कि अन्य साधनों से क्या होता है? प्रभावित होता है। पी का जो है किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य साधनों पर पी का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अन्य साधनों से पी क्या होता है? प्रभावित होता है। इसलिए इसको निष्क्रिय साधन के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगली मान्यता की, दूसरी मान्यता की बात करते हैं। दूसरी मान्यता में हम बात करेंगे कि यम तथा यम डैश का जो अनुपात होता है, यम तथा एम डैश का अनुपात, ये स्थिर होता है, ये स्थिर होता है। यम और एम डैश का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। यम डैश का अनुपात स्थिर का मतलब यह है कि जिस रेशियो में यम बढ़ता है उसी रेशियो में यम डैश भी बढ़ता है, जिस यम रेशियो में यम घटता है उसी रेशियो में यम डैश भी घटता है ना। यानी यम और यम डैश, ये यही क्या है? यही मुद्रा का परिमाण है, मुद्रा की मात्रा है, मुद्रा का परिमाण है, जो कि कीमत स्तर और मूल्य, मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। इनका जो आपस में अनुपात है, इसमें जो है स्थिरता रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि यम जो है बराबर 2000 रुपये है और यम डैश कितना है? 4000 है। ठीक, सॉरी 4000। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी बटा करेंगे, तो देखिए सब कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 1 का 2, 2 दूना 4, यानी यम और यम डैश का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो 1:2 का होगा। अब यह 2 गुने की वृद्धि कर दी जाए यम में, परिमाण में, यानी इसमें 2 गुने की वृद्धि की जाएगी तो इसमें भी वृद्धि होगी, इसमें भी वृद्धि होगी, अर्थात ये 4000 हो जाएगा। यहां पर लिख दें, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 4000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8000 हो जाएगा, है ना। फिर इसको काटेंगे तो 1 का दूना, अनुपात कितना आएगा? 1:2 का ही आएगा। यहाँ भी 1:2 का अनुपात है, यहाँ भी 1:2 अनुपात है, लेकिन ये 2 से 4 हो गया, ये 4 से 8 हो गया। यानी वृद्धि या जो कमी होती है उसका जो अनुपात है दोनों के बीच में, वो क्या होता है? स्थिर होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये इसकी दूसरी मान्यता है, जो कि आप समझ गए होंगे कि ये अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, स्थिर है या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलें। तीसरा V और V डैश की हम बात करेंगे। V तथा V डैश ये दोनों भी क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। V तथा V डैश दोनों क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। V तथा V डैश दोनों स्थिर होते हैं, अर्थात इसमें आप देखेंगे V और V डैश, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। V और V डैश में परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो चलन मुद्रा है उसका जो वेग है और जो साख मुद्रा है उसका जो वेग है, दोनों में परिवर्तन नहीं होता है, वह स्थिर होता है। जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि V 4 है, तो जब V 4 है तो V 4 ही रहेगा, V में 4 से 5 वो नहीं होगा, है ना। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए घट जाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्रा की मात्रा जो है आपका 2000 4000 हो जाए, लेकिन जो उसका ट्रांजैक्शन होता है वो 4 बार ही होगा, 4 हाथों में ही होगा, यानी V क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से V डैश भी क्या होगा? वो भी स्थिर होगा, उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? वही चीज जो है तीसरी मान्यता के रूप में यहाँ पर कहा गया है फीसर के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
तो यहां पे चौथी की बात कर ले, तो चौथे में कहता है कि टी भी क्या है, टी भी स्थिर है। यानी फिशर का जो विनिमय का समीकरण है इसमें टी भी स्थिर है, टी ये भी स्थिर है, टी भी क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात टी में भी परिवर्तन नहीं होता। पूरे विनिमय समीकरण में जो आपका वस्तुओं सेवाओं की मात्रा है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जितनी मात्रा है उतनी ही रहती है, उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने 2 वस्तु की बात की थी, 2 मोबाइल की बात की थी, तो केवल 2 मोबाइल ही रहेगी, 2 से 4 मोबाइल नहीं होगी, है ना। यानी मोबाइल की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, है ना। केवल कीमत स्तर बदलेगा, मुद्रा की मात्रा बदलेगी, लेकिन आपका कितनी वस्तुएं सेवाएं हैं, वस्तुएं सेवाओं की जो मात्रा है उसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा। ये इसकी चौथी मान्यता है यहाँ पर, यानी टी भी क्या है, स्थिर है। पांचवा यदि हम बात करें कि यह जो सिद्धांत है ये लॉन्ग टर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, लॉन्ग टर्म से संबंधित है ना। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकाल, यानी यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत दीर्घकाल में ही लागू होता है। यह सिद्धांत दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल में ही लागू होता है। अर्थात जो ये हमारा सिद्धांत, हमारा नहीं, जो फिशर का ये सिद्धांत है, ये कहां पे लागू होता है, ये लागू होता है लॉन्ग टर्म में केवल, है ना। अर्थात ये सिद्धांत जो है शॉर्ट टर्म में नहीं लागू होगा, लॉन्ग टर्म में ही, लंबे समय में ही, है ना, दीर्घकाल में ही ये सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। ये इसकी पांचवी मान्यता है। और हम बात करें यहाँ पर छठवीं और अंतिम मान्यता, और भी मान्यताएं हैं लेकिन यहाँ पे जिन मान्यताओं की बात कर रहे हैं, प्रमुख मान्यताओं की, उसमें ये छठवीं अंतिम मान्यता है। इसको जो है हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। क्या होती है, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान है, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है ना। पूर्ण रोजगार विद्यमान है या पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है या पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वे सभी साधन रोजगार में लगे हुए हैं, है ना। अर्थात कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है। जब किसी अर्थव्यवस्था में सभी साधन रोजगार में लगे हुए हों तो उस अर्थव्यवस्था कहते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है ना। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ये पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित उनके सिद्धांत होते थे। तो फिशर का भी सिद्धांत क्या है, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ही आधारित है। यानी इनका जो ये सिद्धांत है ये कहता है कि ये सिद्धांत लागू होता है कहाँ पे, जिन अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, जहाँ पे सभी साधन क्या होते हैं, रोजगार में लगे हुए होते हैं, है ना, वहां पर जो है ये सिद्धांत लागू होता है। तो आइए इन मान्यताओं के दिए होने पर, इन मान्यताओं के दिए होने पर ही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत लागू होता है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही ये सिद्धांत लागू होता है। ये सारी मान्यताएं हैं तभी ये सिद्धांत लागू होगा, ये नियम लागू होगा, है ना। आइए इन सिद्धांत, इन जो है मान्यताओं के दिए होने पर ये सिद्धांत कैसे लागू होता है, हालांकि इस पर तो हमने चर्चा कर लिया, एक बार फिर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर इनके दिए होने पर ये मान्यताएं क्या कहती हैं और ये सिद्धांत क्या कहता है। दोनों को एक साथ यहाँ पर देखते हैं। देखिए पूरे आप देख रहे हैं इसमें मान्यताओं में, तो आपने देखा कि यहाँ पर यम डैश को छोड़ दिया जाए तो वी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी, चलन वेग, ये स्थिर है, फिक्स है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, टी भी क्या है, स्थिर है। यम और यम डैश का जो अनुपात है ये भी क्या है, स्थिर है।
ऐसी स्थिति में आप देखिए सीधा जो इफेक्ट डालता है कौन डालता है पी पर, यम और यम डैश डालता है। कौन डालता है? यम और यम डैश। यानी यम और यम डैश में ही मुद्रा की चलन में जो मुद्रा है और जो बैंक मुद्रा है, साख मुद्रा है, इन दोनों का जो है, क्योंकि इनका अनुपात क्या होता है, अनुपातिक संबंध स्थिर होता है, दोनों का अनुपात स्थिर होता है। लेकिन अनुपात स्थिर होते हुए भी क्या होता है, जब इनमें वृद्धि या कमी की जाती है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कीमत स्तर पर पड़ता है। यानी जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी वैसे इसमें क्या होगी, इसमें भी वृद्धि होगी उसी अनुपात में, और जिस अनुपात में इसमें कमी होगी उसी अनुपात में इसमें भी कमी होगी। क्यों? इसका सीधा प्रभाव क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि फिशर ने बाकी सबको क्या कर दिया, स्थिर मान लिया। सभी जितने भी फैक्टर हैं देख रहे हैं ना, सबको क्या मान लिया इन्होंने, अपने मान्यता में इन सबको स्थिर मान लिया। इन सबको स्थिर मान लिया है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सीधा मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्योंकि उत्पादन में तो वृद्धि होगी नहीं, क्यों नहीं होगी उत्पादन में वृद्धि? मुद्रा की मात्रा बढ़ने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के सभी साधन जो है रोजगार में लगे हुए हैं। जब उत्पादन के सभी साधन रोजगार में लगे हुए हैं तो उत्पादन में ये मुद्रा की मात्रा हम बढ़ा दें तो अभी ऐसा तो है नहीं कि कुछ साधन हमारे बचे हुए हैं उनको हम रोजगार में अब लगाएंगे जिससे उत्पादन बढ़ेगा। जब सारे के सारे उत्पादन साधन लगे हुए हैं, उत्पादन में सभी को रोजगार मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कीमत स्तर पर। मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो सीधा इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कीमत स्तर पड़ेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसके अलावा जितने भी अन्य फैक्टर ये क्या है? स्थिर हैं। इसलिए सीधा प्रभाव जो है मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का परिमाण का किस पे पड़ेगा? कीमत स्तर पर पड़ेगा। सीधा प्रभाव पड़ रहा है कीमत स्तर पर, और उल्टा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है किस पर? मुद्रा के मूल्य पर। क्योंकि टी क्या है? ये कांस्टेंट है। वी क्या है? कांस्टेंट है। वी डैश कांस्टेंट है। ये सब स्थिर है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। ऐसी स्थिति में यम और यम डैश यानी ये मुद्रा का जो परिमाण है ये जो है उल्टा यानी विपरीत रूप से जो है किसको प्रभावित कर रहा है? 1/P को प्रभावित कर रहा है, यानी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित कर रहा है। अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का जो मूल्य है ये जो है क्या कर रहा है? मुद्रा का मूल्य प्रभावित हो रहा है किससे? मुद्रा के परिमाण से। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है ना? क्योंकि और सारे साधन क्या है? स्थिर हैं। ये विपरीत संबंध को बताता है। तो मुद्रा का परिमाण मुद्रा की कीमत और मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है इन मान्यताओं के दिए होने पर। यही जो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है फिशर का। इसी को हम व्यावसायिक दृष्टिकोण या नकल लेन देन, मुद्रा के परिमाण का नकल लेन देन सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम केवल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं, मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये जो है इन मान्यताओं के दिए होने पर इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई फिशर के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई, कुछ इसके क्रिटिसिज्म है, तो क्रिटिसिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। तो इसकी कुछ प्रमुख हम आलोचनाओं की बात करें। यहां पर रहेगा आलोचनाएं, सिद्धांत की आलोचनाएं यहां पर रहेगी। हम सिद्धांत की आलोचनाओं की बात करेंगे। आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी या क्रिटिसिज्म ऑफ फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख आलोचनाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो आलोचना हम करेंगे वह
फिशर की मान्यताओं पर ही सबसे पहले हम आलोचना करेंगे, हम नहीं, अर्थशास्त्रियों ने किया है ना। अर्थशास्त्रियों ने जो है पहली आलोचना की है मान्यताओं पर, यानी अवास्तविक मान्यताएं, अवास्तविक मान्यताएं, यानी जो फिशर की मान्यताएं हैं वे क्या हैं, अवास्तविक हैं। कैसे हैं? अब उसको चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके कर सकते हैं या पहले में ही कर सकते हैं। पहली बात, जैसे इन्होंने कहा कि पी कीमत स्तर क्या है, वह एक निष्क्रिय साधन है जो अन्य साधनों से प्रभावित होता है, जबकि वास्तव में पी जो है केवल मुद्रा परिमाण से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पी भी क्या करता है, अन्य साधनों को प्रभावित करता है। पी निष्क्रिय साधन नहीं है। ये कहते हैं कि वी डैश स्थिर है, यानी जो मुद्रा का जो चलन वेग है स्थिर होता है, जबकि मुद्रा का चलन वेग कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। मुद्रा का चलन वेग क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ये कभी स्थिर नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि यम डैश का अनुपात स्थिर होता है, तो ये भी कभी स्थिर नहीं हो सकता। चलन में जो मुद्रा है, जो बैंक मुद्रा है, दोनों का अनुपात कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। ये कहते हैं कि टी जो है स्थिर होगा, तो टी भी स्थिर नहीं होता है ना। ठीक है, स्थिर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं सेवाओं की मात्राएं हैं वो फिक्स नहीं होती है, उसमें भी क्या होती है, उसमें वृद्धि होती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से इनकी जो मान्यताएं आप देखें तो मान्यताएं क्या हैं, ये वास्तविक जीवन में जो है ये सही नहीं दिख रहा है, ये वास्तविक मान्यताएं नहीं बल्कि काल्पनिक मान्यताएं हैं। इन्होंने कल्पना के आधार पर इन सबको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, जबकि वास्तविक जीवन में ये स्थिर आपको दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार से इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इनका जो सिद्धांत है ये दीर्घकालीन सिद्धांत है। इनके सिद्धांत को दीर्घकालीन सिद्धांत कहा गया। दीर्घकालीन सिद्धांत, ये भी आप मान्यताओं के अंतर भी इसको रख सकते थे, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो दीर्घकाल में ही जो है व्याख्या करता है। ये दीर्घकालीन सिद्धांत है, अल्पकाल से इसका संबंध नहीं है। जबकि वास्तविक जीवन में जो अल्पकाल में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो प्रभाव होता है मुद्रा के परिमाण का, मुद्रा की कीमत का, उसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। जबकि इनका सिद्धांत जो है अल्पकाल का अध्ययन करता ही नहीं है, केवल दीर्घकाल का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से दीर्घकालीन सिद्धांत होना ये भी इनके सिद्धांत के आलोचना का विषय बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी अगर हम बात करें तो पूर्ति पक्ष पर ही इन्होंने क्या किया, अनुचित जोर दिया है ना। पूर्ति पक्ष पर अनुचित जोर, यानी इन्होंने इनका जो समीकरण है आप देखिए, PT बराबर MB या MB बराबर PT है ना, M डैश V डैश कर लीजिए संशोधित समीकरण। ये पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति है, इसी पर ये विशेष फोकस करते हैं, जबकि मुद्रा के माप को महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो स्थिर मान लेते हैं। पहली बात, T स्थिर हो गया। दूसरी बात, ये मुद्रा की जो मांग है मुद्रा की पूर्ति द्वारा प्रभावित होती है ना। ये जो मुद्रा की मांग है किससे निर्धारित होती है, मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा इनका मानना था। T इसको प्रभावित नहीं करता, बल्कि यम जो है इसको प्रभावित करता है। यम डैश P को प्रभावित करता है, यम डैश P को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि मनी सप्लाई जो है मनी डिमांड को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। यानी इस पर इन्होंने विशेष फोकस किया, जबकि मुद्रा के मांग को जो है कम महत्व रखा, इसका महत्व जो है कम दिया इन्होंने। जबकि मुद्रा का मांग भी क्या करता है, मुद्रा के पूर्ति को प्रभावित करता है। जबकि इनके अनुसार मुद्रा का पूर्ति ही क्या करता है, मुद्रा के मांग को प्रभावित करता है। और मुद्रा की पूर्ति पर ही इन्होंने क्या किया, विशेष फोकस किया। इसीलिए इनके सिद्धांत को आप एक पक्षी सिद्धांत भी कर सकते हैं, है ना। तो अनावश्यक इन्होंने क्या किया कि पूर्ति पक्ष को जो है उस पर जोड़ दिया। तो इसको जो है आप एक पक्षी सिद्धांत के रूप में भी इसकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें तो इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये भी रही कि इन्होंने ब्याज की दर की अवहेलना की। ब्याज दर की जो इन्होंने क्या की, उपेक्षा की। देखिए, मुद्रा पढ़ रहे हैं आप,
मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं, मनी डिमांड पढ़ रहे हैं और ब्याज के दर को, इंटरेस्ट रेट को जो है आप भूल जाएं तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मुद्रा का जो ब्याज का दर होता है ये भी मनी सप्लाई को प्रभावित करता है। तो ब्याज का दर, इंटरेस्ट रेट जो होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये मनी सप्लाई को प्रभावित करता है, जबकि फिशर ने कहीं भी ब्याज के दर को जो है इसका जो है जिक्र इसमें नहीं किया समीकरण में। तो इस प्रकार से ब्याज दर की उपेक्षा करना ये भी जो है इनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसी प्रकार जो है बात करें तो इन्होंने जो है संचित मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया। संचित मुद्रा पर ध्यान नहीं दिया, यानी समाज क्या करता है, व्यक्ति या समाज जो भी उसके पास मुद्रा मनी आता है उसका एक भाग वो क्या करता है, वो सारा का सारा लेन देन में खर्च नहीं कर देता है। सारा का सारा मुद्रा जो है केवल विनिमय माध्यम का ही कार्य नहीं करती है, इनके अनुसार विनिमय के माध्यम का ही कार्य करती है। समस्त जो है लेन देन केवल होता है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पोत सारा जो है लेन देन में खत्म हो जाता है। बल्कि समाज जो है अपनी मुद्रा का एक भाग जो है क्या करता है, उसको नकद रूप में, कैश के रूप में अपने पास संचित करके भी रखता है। तो जो रिजर्व के रूप में अपने पास भी रखता है, जिसको संचित मुद्रा कहते हैं, इस पर जो है ध्यान फिशर का नहीं गया। तो संचित मुद्रा भी इसको प्रभावित करता है, जिस पर जो है फिशर का ध्यान नहीं गया, इसलिए इसके लिए भी इनकी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। और यहाँ पर बस इसके बाद एक हम और ले सकते हैं कि इन्होंने जो है व्यापार चक्र की व्याख्या नहीं कर पाए। व्यापार चक्र की व्याख्या जो है, व्यापार चक्र की व्याख्या करने में ये असफल है। करने में असफल, यानी इन्होंने ट्रेड साइकिल का जो है व्याख्या नहीं कर पाए। इनकी सिद्धांत, इनका जो ये आप देख रहे हैं दृष्टिकोण, ये ट्रेड साइकिल मतलब जो उतार चढ़ाव होता है, फ्लैक्चुएशन होता है इकोनॉमी में, जिसको हम व्यापार चक्र कहते हैं, है ना, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। इस प्रकार से आप देखिए कि इनके सिद्धांत की जो है ये कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, है ना, जिस पर चर्चा आज हम लोगों ने किया। इस प्रकार से हम इस क्लास में, अर्थात ये तीसरा क्लास है, इस टॉपिक को हमने 3 क्लास में कंप्लीट किया है। तो पहले, दूसरे और इस तीसरे क्लास में आज जो है हमारा ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, यानी फिशर का जो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिसको व्यावसायिक दृष्टिकोण या मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो है नकल लेन देन दृष्टिकोण भी कहते हैं, आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।